नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। उसका जो टॉपिक है पादप व जंतु कोशिकाओं में अंतर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक किस प्रकार से शब्द आया, यूकैरियोटिक शब्द किस प्रकार से आया, बाद में उनकी विशेषता और उनके मध्य क्या क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज एक और इजी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। पहला है कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पादप कोशिकाएं जो होती है उनके चारों ओर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। तो आपको पहला अंतर समझ में आ गया। जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। दूसरी बात, पादप कोशिकाओं की एक विशेषता और होती है कि पादप कोशिकाएं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या जंतु कोशिकाएं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा लक्षण हो गया आपके प्रकाश संश्लेषण। नंबर 2 हो गया प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में भी आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। पर्णहरित के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, उपस्थित होती है। जबकि जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब तीसरी बात, तीसरा हो गया इसके अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इनके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपके पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर तो जिन पादपों के अंदर हरित लवक पाया जाता है वे पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और अर्थात वो क्या होता है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रोफस। तो ये पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और जबकि जिनके अंदर हरित लवक अनुपस्थित होता है, अर्थात उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे पादप क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषी हो गए। और पांचवें पॉइंट में बात कर लेते हैं रिक्तिका की। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन एक फर्क है दोनों में। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका होती है, वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है। तो ये 5 अंतर मैंने आपको बता दिए, 5 अंतर है वो भी बता देता हूँ वापस। पहले ये देख लीजिए कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार पोषण के आधार पर ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात पेड़ को हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसलिए ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और ये परपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, परपोषी। इसी प्रकार एक पॉइंट हो गया रिक्तिका। जो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका होती है वो आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको उतार लीजिए।
ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। आगे बात करते हैं वापस। 5 पॉइंट हम यहाँ पे कर चुके हैं, आगे वाले भी हम अब आगे कर लेते हैं। पांच हो गया आपके सेंट्रोसोम, छठा हो गया तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर, ठीक है। सातवां हो गया संचयी खाद्य पदार्थ, आठवां हो गया लाइसोसोम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये हो गया आपके कोशिका विभाजन। टोटल 10 पॉइंट हो गए। तो अब देख लेते हैं सेंट्रोसोम जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम मतलब तारककाय। तारककाय जो होते हैं पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर तारककाय पाए जाते हैं। आप लोगों ने कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, तो कोशिका विभाजन के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें जो दो बीच में तंतु होते हैं वो वहां पे विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, जिसको हम तारक केंद्र बोलते हैं। उससे क्या होता है, तर्कतंतुओं का निर्माण होता है। तो तर्कतंतु वास्तव में किससे बनते हैं, सेंट्रोसोम से बनते हैं। तो जब पादप कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होंगे तो क्या उसमें तर्कतंतु बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। इसी प्रकार जब सेंट्रोसोम होता है वह जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा तो उसके अंदर तर्कतंतुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तर्कतंतु अनुपस्थित। आगे बात समझ में आता है आपको। और यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संचयी खाद्य पदार्थ, अर्थात भोज्य पदार्थों को संग्रह करना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन को काट के एक विशेष भाग होता है जिसे बोलते हैं स्टार्च, अर्थात ये खाद्य पदार्थों का जो संचय होते हैं, जो उनका स्टोरेज होता है वह किस रूप में करते हैं, वह इसका जो स्टोरेज होता है वह स्टार्च के रूप में करते हैं। और जबकि जंतु कोशिका क्या करती है, ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय करती है। किस रूप में करती है, ग्लाइकोजन के रूप में इसका संग्रह करती है। आगे बात करते हैं लाइसोसोम। तो जनरली जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर लाइसोसोम जनरली अनुपस्थित रहता है। तो हमेशा नहीं कह सकते, कभी कभार इसके अंदर अनुपस्थित है, तो इसमें क्या लेंगे, सामान्यतः क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब कभी कभार उपस्थित हो सकता है। जनरली क्या होगा, अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सदैव उपस्थित। आगे बात समझ में, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में जनरली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और पादप कोशिका में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में सदैव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन में। तो अब कोशिका विभाजन के बारे में भी हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो इनमें जो विधि होती है पादप कोशिकाओं के अंदर, कोशिका पट विधि होती है और इसके अंदर कोशिका खांच विधि होती है। इसके अंदर कोशिका पट विधि और इसमें कोशिका खांच विधि द्वारा, कोशिका खांच विधि द्वारा क्या करता है, विभाजन करता है। पट का मतलब है बीच में पट बन जाए तो इसमें खांच बन जाती है। जो हम लोगों ने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे उस समय इसको वापस डिटेल में बताया जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, इनके अंदर जो अंतर है वो वापस एक बार समझ लीजिए। देखिए 5 अंतर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। छठा है सेंट्रोसोम और तर्कतंतु, दोनों को साथ में याद करिए। पादपों के अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो उससे तर्कतंतु भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे तर्कतंतु क्या होगा, अनुपस्थित होगा। जंतुओं के अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, तारककाय पाया जाता है, इसलिए उसके अंदर तर्कतंतु बनेंगे। संचय खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों का भोजन के रूप में ये एकत्रित करते हैं पादप कोशिका, वह होता है स्टार्च। जबकि जंतु कोशिका क्या करते हैं, वसा के रूप में किसको बनाते हैं, ग्लाइकोजन को बनाते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं लाइसोसोम की। सामान्यतया पेड़ पौधों के अंदर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं, जो कि पदार्थों का पाचन करती है, इसमें वह अनुपस्थित होती है। लेकिन जंतु कोशिका में
लाइसोसोम सदैव उपस्थित होता है। इसी प्रकार कोशिका विभाजन की जो विधि होती है कोशिका पट विधि द्वारा होती है, मतलब जब केंद्र का विभाजन हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, बाद में कोशिका पृथक किस प्रकार से होती है, इसके मध्य एक पट बन जाती है और इसके अंदर क्या बन जाती है, खांच बन जाती है। दोनों को आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में मैंने आपको यहाँ पे 10 अंतर बता दिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक शब्द बना किस प्रकार से उसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यू प्लस कैरियोन अर्थात जिसके अंदर नए प्रकार का केंद्र पाया जाता है, अर्थात केंद्र के चारों भाग उपस्थित होते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से अंग या कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका आवरण, रिक्तिका और जीव द्रव्य मेनली बेसिक रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण क्या होता है, अर्थात बाहर का आवरण। आगे बात समझ में, तो बाहरी आवरण जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 कोशिका भित्ति और दूसरी होती है कोशिका झिल्ली। चूंकि पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, पादपों के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है। तो जंतु कोशिका के अंदर वैसे सेलुलोज पाई नहीं जाती। अभी हमने अंतर भी पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि पादप कोशिकाओं के अंदर तो सेलुलोज पाई जाती है और वह किसकी बनी होती है, वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति, हम पादपों के बारे में यहाँ बात करें, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वह 4 भागों से मिलकर बनी होती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। आगे से इसके बारे में देखिए एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया तो पूरा ये जो सेल बायोलॉजी का जो अपने टॉपिक पढ़ रहे कोशिका वाला, इस पूरे का आपको वर्णन करना है, इस कोशिका भित्ति का वर्णन करना है, कोशिका झिल्ली का वर्णन करना है, इसी प्रकार जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों का वर्णन करना, केंद्र का भी वर्णन करना, गुणसूत्र का भी वर्णन करना और कोशिका की अंतर्वस्तु कौन कौन सी पाई जाती है, इन सब का वर्णन करना है। यदि ये चार्ट पूरा हमें समझ में आ गया भी जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात इन सभी तथ्यों का हमें आगे जाकर डिटेल के अंदर वर्णन करना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कोशिका भित्ति मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति के द्वारा मिलकर बनना होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका भित्ति होती है, जनरली इसको मृत माना गया है, कुछ स्थानों पर जीवित होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वह क्या होती है, वह जीवित होती है और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें अर्धपारगम्य, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये सलेटेड पदार्थों को कोशिका के भीतर आने देने और अंदर प्रवेश करने देता आवागमन का कार्य करवाता है। तो ये जीवित होती है और इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, अर्थात यह है प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वह प्रोटीन और लिपिड से मुख्य रूप से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। तो कोशिका आवरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिक्तिका की बात कर ले। तो पादपों और जंतु कोशिकाओं के अंदर भी हमने बात करी थी, बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है रिक्तिका। अब हमने ये बात भी कही थी कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका आकार में छोटी होती है। तो रिक्तिका जो होती है उसमें एक केंद्रीय भाग होता है जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर शर्करा, एंजाइम आदि पदार्थ भरे हुए रहते हैं और उसके चारों का जो आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो कोशिका आवरण के बाद हमने यहाँ पे रिक्तिका का भी वर्णन कर लिया। अब जो मुख्य रूप से जो वर्णन करना है वह हमें बात करना है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है, ये हक्सले ने कहा था और छोटी कक्षाओं में हम इसको पढ़ के भी आए जीव द्रव्य। ठीक है, ये जीवन का भौतिक पदार्थ होता है, मतलब जितने भी मुख्य पदार्थ जो होते हैं कोशिका के वो सारे इस जीव द्रव्य के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। तो आइए बात करते हैं जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिकांग पाई जाता है, केंद्रक पाया जाता है और कोशिका की अंतर्वस्तुएं पाई जाती है। तो ये देख लीजिए ए, आगे बात समझ में, जीव द्रव्य के तौर पर जीव द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं और कोशिकीय अंतर्वस्तुएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो अपने विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोहरी झिल्ली वाला, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन अर्थात एकल झिल्ली वाला, एक होता
अर्थात झिल्ली रहित कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकांग। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। अर्थात ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, अर्थात उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ भी वो नहीं पाया जाता है, ऐसे को हम बोलते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। और इसके उदाहरण 2 हो गए, एक तो हो गया राइबोसोम, एक हो गया सेंट्रोसोम। दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये 70S और 80S दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सेंट्रोसोम की भी हम बात कर चुके हैं आज की क्लास के अंदर। पहले पादप कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता वो आपको बताया जा चुका है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम बताइए नहीं पाया जाता, तर्कुतंतु नहीं बनते ना पादप कोशिकाओं के अंदर, तो पादप कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसका वर्णन कर लिया। अब बात कर लेते एकल झिल्ली वाले। ऐसे कोशिकांग जिनका बाह्य आवरण एक झिल्ली से मिलकर बना होता है उसे हम एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं। इसके उदाहरण हो गया गोल्जिकाएं। मनुष्य के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम बनते हैं उनका निर्माण कौन करता है? गोल्जिकाएं करता है। इसी प्रकार ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःप्रदेवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये अंदर का जो कोशिका के भीतर का जो कंकाल है वो कौन बनने का काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। 2 प्रकार का होता है, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में मेनली पाया जाता है। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैलिया भी हम इसको कहते हैं। और कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं, उनको हम सूक्ष्मकाय, सम्मिलित रूप से उसको सूक्ष्मकाय बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि सूक्ष्मकाय कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। तो हमारे यहाँ पर स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और माइक्रोट्यूबुल्स, 3 प्रकार के जो है वो सूक्ष्मकाय है। तो गोल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सूक्ष्मकाय के रूप में, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और माइक्रोट्यूबुल्स ये सभी क्या होते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार अब हम बात करते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, अर्थात जिनका बाह्य आवरण 2 झिल्लियों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके उदाहरण हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और हेरिथ्रोसाइट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के भी आए, इसे बिजली घर भी कहते हैं, और क्योंकि ये श्वसन में सहायता करता है। और हेरिथ्रोसाइट आपको पता ही है, ये भोजन का घर होता है एक तरह से, अर्थात ये कोशिका की रसोई हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी आधार पर ये जंतु कोशिका से पृथक होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर हेरिथ्रोसाइट पाया जाता है, अर्थात इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अतः ऐसे पादपों को हमने क्या बोला था? स्वकोशी। जबकि जंतु कोशिकाओं में ये तीनों नहीं होते हैं। अब कोशिका के बाद हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक के भी बारे में हम पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। उसमें मैंने बताया था केंद्रक के आधार पर जीव वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पे 2 पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका वैसे 3 प्रकार की होती है, पर अपने सिलेबस में 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वह प्राचीन प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नवीनतम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अर्थात उसके केंद्रक के चारों भाग उपस्थित होते हैं। चारों भाग होते हैं कौन से? जैसे अपन यहाँ पे एक केंद्रक बना लेते हैं, केंद्रक के अंदर बीच बीच में ये केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, इसको हमने क्या नाम दिया है? ये होगी आपके केंद्रक झिल्ली। आगे बात समझ में। अब इसके भीतर जो द्रव्य बिखरा हुआ रहता है उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। आगे बात समझिए। अब इसके मध्य एक केंद्रिका और पाई जाती है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया? केंद्रिका। और इसके भीतर DNA, RNA और जो छोटे छोटे पदार्थ है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। मैंने कहा था गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? गुणसूत्र DNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया? गुणसूत्र या क्रोमेटिन पदार्थ हो गए। अर्थात जिस केंद्रक के अंदर ये चारों भाग, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन, ये चारों भाग पाए जाते हैं, वो भाग क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में क्या था? उसके अंदर इनमें से अधिकांश भाग अनुपस्थित है, केवल यही वाला भाग पाया जाता है। और इसमें भी उसका जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर
डीएनए तो पाया जाता है लेकिन उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए हम प्रॉपर रूप से उसको गुणसूत्र भी नहीं कहते हैं। तो आपको केंद्र भी समझ में आ गया, इसका आगे हम डिटेल में वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे अंतिम जो भाग है कोशिका की अंतर्वस्तु, अर्थात कोशिका के अंदर इन सभी पदार्थों के अतिरिक्त कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हमने सम्मिलित रूप से क्या बोला, कोशिका की अंतर्वय वस्तु। ये 3 प्रकार की मानी गई है। संचित भोजन, एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने बात करी थी पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन का संग्रह वो किस रूप में करता है, स्टार्च के रूप में करते हैं। स्टार्च वास्तव में होता क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन क्या होती है, वसा होती है। दूसरा है स्रावी पदार्थ, अर्थात कोशिकाएं कभी कभी कुछ पदार्थों का स्त्रवण भी करती है, जैसे एंजाइम, हार्मोन और विटामिन। इसी प्रकार जो उत्सर्जित पदार्थ का भी कुछ निर्माण होता है, टेनिन, लेटेक्स और वाष्पशील तेल। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक जो था वो मैंने आपको समझा दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आगे जाके हमें इसी आधार पर पूरे चैप्टर का वर्णन करना है और आशा करता हूँ कि आज को आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।